नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अब जेल से ना सरकार चलेगी ना कुर्सी रहेगी। अमित शाह ने लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण बिल किए पेश। विपक्ष ने काटा जमकर बवाल। भारी हंगामे के बाद जेपीसी को भेजे गए तीनों बिल। संविधान संशोधन बिल पर विपक्ष का फूटा गुस्सा। अमित शाह पर फेंकी गई बिल की कॉपियां। संसद में मचा खूब हंगामा। सभी विपक्षी दलों ने एक सुर में किया बिल का विरोध। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दाखिल किया नामांकन। पीएम मोदी बने प्रस्तावक। पीएम मोदी की मौजूदगी में एनडीए का दिखा शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। जन सुनवाई के दौरान हाथ पकड़कर खींचने की हुई कोशिश। पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस किया दर्ज। बीजेपी बोली हमला सुनियोजित साजिश का हिस्सा। भारत पर रूसी कच्चा तेल ना खरीदने के लिए अमेरिकी दबाव को रूस ने बताया गलत। कहा दोस्त ऐसे नहीं हो। रूस ने भारत का खुलकर समर्थन का कर दिया बड़ा ऑफर। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी सरकार के एक और बड़े मास्टर स्ट्रोक की। अमित शाह ने आज संसद में बड़ा धमाका करते हुए 3 बड़े और महत्वपूर्ण बिल पेश किए। लोकसभा में आज संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। और बिल के पेश होते ही संसद में जबरदस्त बवाल मचा। दरअसल इस विधेयक में प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है और वो 30 दिन से अधिक समय तक जेल में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। विपक्षी सांसदों ने इस बिल का जोरदार विरोध करते हुए सदन में नारेबाजी की। बिल को वापस लेने की मांग की गई। जबरदस्त हंगामे के बाद अमित शाह की ओर से पेश किए गए तीनों बिल को अब जेपीसी में भेजने का फैसला लिया गया है। सर, आज जो बिल पेश किया है अमित शाह ने, कितना महत्वपूर्ण है ये बिल? देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल है और मेरे हिसाब से तो इस कानून का नाम रखना चाहिए केजरीवाल कानून। केजरीवाल बिल इसे कहना चाहिए। कारण कि आपने पॉलिटिकल मोरालिटी बिल्कुल खत्म कर दी है। ऐसे ऐसे बौने लोग आ गए हैं जो जेल में जाकर के जेल से कहते हैं कि सरकार हम ही चलाएंगे। इट इज़ सो एम्बैरेसिंग। देश में कानून नहीं है, लुंज-पुंज तरीके से चलता है। और इन नेताओं को क्या लगता है कि आपने कुछ ऊपर से लिखवा के लाया कि अलग तरह के कानून से आप चलेंगे? और ये सारे फ्रॉड, ये राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, ये संविधान लेके चलने वाले सब के सब फ्रॉड लोग ये इसका विरोध कर रहे हैं। भाई क्यों? भाई कोई चपरासी भी है या कोई अधिकारी है, वो एक दिन के लिए गिरफ्तार होता है, सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली। तुम्हारे में सरखाब के फर लगे हुए हैं क्या? हाँ, चोरी और सीना चोरी प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सही डिसीजन लिया है। अभी तो एक ने शुरू किया, बाकी सब शुरू कर देंगे। सरकार जेल से चलेगी, कैबिनेट की मीटिंग जेल में होगी। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी कानून लेकर के आ रहे हैं, अच्छी बात क्या है? प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे पहले मेरा नाम ही लिखो इसमें। प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होगा। अपने कैबिनेट को भी नहीं छोड़ा कि केंद्र हो या कहीं भी हो, सबको। अभी तो देश में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं, वो भी इसके सानिध्य में आ गए। ये भी इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया काम, एक पब्लिक मोरालिटी जो पहले हुआ करता था कि भाई खुद ब खुद लालू जैसे आदमी चार्जशीट होने के बाद इस्तीफा दे दिया। मतलब खराब से खराब लीडर, बेईमान से बेईमान लीडर, वो फंसते ही चार्जशीट होते इस्तीफा दे देता था। अभी जो जिस तरह के बौने लोग पहुंचे हुए हैं वो करेंगे नहीं। तो प्रधानमंत्री का ये जो फैसला आया है बहुत सही, और इससे नेताओं को,
भ्रष्टाचार करने में कुछ डर जरूर लगेगा। जी, तो बिल के पेश होते ही लोकसभा में जमकर बवाल मचा। विपक्षी दलों ने नारेबाजी कर खूब बवाल काटा। हंगामा इतना हुआ कि विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर अमित शाह के सामने उछाल दी। हंगामा और बवाल देख मार्शलों को शाह की सुरक्षा में दौड़ना पड़ा। बीजेपी ने विपक्ष के इस रवैये की कड़ी निंदा की है, तो वहीं पूरा विपक्ष बिल के खिलाफ एकजुट दिखा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिल विपक्षी दलों की राज्य सरकार को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है। ओवैसी ने बिल का विरोध करते हुए संसद में कहा कि यह सरकार किसी भी कीमत पर देश को पुलिस स्टेट में बदलने पर तुली हुई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि बिल कुर्सी बचाने की कोशिश है। अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया के तानाशाह चाहे जर्मनी, इटली या रूस में रहे हो, उन्होंने भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे फैसले लिए, लेकिन इतिहास में कोई भी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाया। साथ ही विपक्ष के कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बिल का विरोध किया है। आखिर क्यों विपक्ष विरोध कर रहा है? बिल से दिक्कत क्या है? बिल से दिक्कत ये है कि ये सब इनको लग रहा है कि चोरी पकड़ी जाएगी। कांग्रेस पार्टी के लीडर बेल पे हैं, कई सारे भ्रष्टाचार के मामले में ये लोग फंसे हुए हैं, ईडी का केसेस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट गए थे, ईडी की शिकायत करके सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया। ये दरअसल विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कानून खराब है, विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इनको लगता है कि हमने खादी कपड़े पहन लिए, नेता में बन गया तो चोरी करना, डकैती करना, भ्रष्टाचार करना, बलात्कार करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। दो तीन चीजें हैं, ये बकवास ये लोग कर रहे हैं जो 5 साल की सजा, 5 साल की सजा वाला अगर आप जुर्म करोगे, मतलब ऐसा जुर्म जिसमें 5 साल की सजा होती है, तो वो जुर्म कौन सा है? जब तक वो जुर्म करोगे नहीं, जब तक तुम्हारे ऊपर वो आरोप नहीं लगेगा, तब तक तो ये कानून एप्लीकेशन में आएगा ही नहीं। तो नंबर 1। नंबर 2, आरोप लग जाने से आप जेल नहीं जाते, कोर्ट आपको जेल भेजता है, बेल भी जेल से होता है। तो आप ये कह रहे हो कि सारी व्यवस्था बेकार है, हमको लूट मचाने दो, और हमको केजरीवाल ने रास्ता दिखाई दिया कि कानून नहीं है नेताओं के लिए, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि सारे जो भ्रष्टाचारी नेता है वो हमारे गैंग में ही है, जाने वाले होंगे तो जाएंगे हम। तो कैसे अपने आप को तिहाड़ से बचाना है, इसलिए ये सारे लोग मैदान में कूदे हैं। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे, वो उनके पहले प्रस्तावक बने। इसके अलावा जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, किरण रिजिजू से लेकर एनडीए के कई बड़े नेता भी वहां मौजूद थे। जेडीयू से ललन सिंह और संजय झा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के अलावा और भी कई नेता मौजूद थे। राधाकृष्णन के नामांकन से एनडीए खेमा पूरी तरह से एकजुट दिखाई दिया। आज नामांकन की प्रक्रिया तो हुई, लेकिन एक शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं, जिस दिन नाम की घोषणा की गई उसी दिन से मैं कह रहा हूं अगले उपराष्ट्रपति हैं। कोई इधर उधर की कोई बात ही नहीं है। दूसरी चीज, और जो बड़ी चीज है, वो ये कि ये मौका था कि आपने पूरी तरीके से एनडीए पूरी तरह से सशक्त है, वो आपने साबित कर दिया। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ विवाद में आ गए हैं। जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो विवादों में आ गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए जो उन्होंने डिसीजंस दिए, उसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि भाई नक्सली के समर्थक थे, सलवा जुलूम के साथ ये कर दिया, फिर भोपाल गैस कांड में कुछ कर दिया। इस तरह के तमाम आरोप जो है उनके ऊपर लग रहे हैं, और अभी तक उस तरह का दिख नहीं रहा है कि जो एकजुटता जिसको कहते हैं ना कि भाई कि सारे लोग एक साथ, अब उनका भी नॉमिनेशन होगा। अब उस नॉमिनेशन में देखिए कौन लोग आते हैं, कौन लोग जाते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें उपराष्ट्रपति के लिए चुना है, वही चुनाव आराम से
जीतेंगे। जी, अगली खबर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से जुड़ी, जिन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है। दरअसल आज सुबह सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया। आरोपी का नाम राजेश भाई खिमजी सकरिया है, जो गुजरात का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इस हमले में सीएम रेखा गुप्ता को सिर, कंधे और हाथ पर चोट आई है। हालांकि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस ने मामले में सिविल लाइंस थाना में बीएनएस की धारा 1091 के तहत हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है। इस हमले को लेकर बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी का कहना है कि यह हमला मारने के इरादे से किया गया। दिल्ली सीएमओ का कहना है कि यह हमला सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। साथ ही आम आदमी पार्टी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है, क्या ये कोई सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? ये बिल्कुल साजिश है। कोई शख्स जिसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं, दिल्ली में वो रहता नहीं, दिल्ली सरकार के किसी भी फैसले से उसको कोई आहत नहीं, राजकोट में रहता है, राजकोट से वो यहाँ आता है। पिछले 24 घंटे से वो रेकी कर रहा है, वीडियो ले रहा है, उनके घर भी गया, वो शालीमार बाग भी गया, हर जगह वो बाकायदा तहकीकात कर रहा है। तो इसका मतलब वो सोच समझ के आया है। भाई कौन सा कंप्लेन लेकर के गए? घर वालों को मालूम नहीं कि वो दिल्ली में है, और अचानक से मामला जब गरमाया तो वकीलों के द्वारा सिखाया गया बयान, वो कह दिया भाई कुत्ते से जो है बड़े परेशानी हो रही। अरे कुत्ते से परेशानी हो रही तो चीफ मिनिस्टर को जाकर के तुम वहां जाकर के बदतमीजी शुरू कर दोगे? तो ये मसला अलग हो गया। अब दूसरी चीज, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बात तो सही है कि वो बाहर से आया, रेकी वगैरह कर रहा था, तो वो किसके कांटेक्ट में था? दिल्ली में रहने वाले लोग भी चीफ मिनिस्टर का घर कहाँ है, शालीमार बाग में कहाँ पे वो रहती थी, ये नहीं मालूम है। कोई आदमी उठ के आया है और अचानक से 24 घंटे वो दिल्ली में हर जगह जा रहा है, इसका मतलब कोई उसको मदद कर रहा है, कोई उसको रास्ता दिखा रहा है। वो कौन है? वो कौन है जो उसको दिल्ली में बाकायदा उसको गाइड कर रहा था? तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का मामला है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से साफ साफ कहा गया है कि ये एक साजिश है। तो अभी पुलिस अटेम्प्ट टू मर्डर केस तो तहकीकात कर ही रही है, और साजिश एंगल से भी इस पे पूरी जांच चल रही है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर बढ़ते तनाव के बीच में रूस ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है। रूस ने कहा है कि अगर टैरिफ की वजह से भारतीय सामानों के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे बंद होते हैं, तो रशियन मार्केट इंडियन प्रोडक्ट्स को अपनाने के लिए हमेशा तैयार है। रूसी दूतावास की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया कि रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर अमेरिका की ओर से भारत पर दबाव बनाना अनुचित है। साथ ही रूस ने कहा कि अमेरिका ने अर्थव्यवस्था को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, लेकिन ट्रंप को यह ध्यान रखना चाहिए कि दोस्त कभी पाबंदियां नहीं लगाते हैं। खासतौर पर रूस तो कभी इस तरह की पाबंदियां नहीं लगाएगा। जो रूस की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया, ये बात ट्रंप को बड़ा चुभ रही होगी। भाई उसको तो सब कुछ चुभ रहा है। आज व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें द वर्ड दे यूज वो है सैंक्शन, कि हमने सैंक्शन लगाया है इंडिया के खिलाफ। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑयल खरीद रहे हैं, और यूरोप रूस से गैस खरीद रहा है, चीन ऑयल खरीद रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अमेरिका खुद प्लूटोनियम और पता नहीं क्या क्या चीजें वो खरीद रहा है, वो नहीं है। आप दरअसल रूस को ब्लैकमेल करना चाहते हो हिंदुस्तान पर टैरिफ लगा करके, हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा करके। आप दुनिया भर को ये मैसेज देना चाह रहे हो, लेकिन आपने गलत नंबर डायल कर दिया। आपको क्या लग रहा है कि ये 2014 के पहले की सरकारें जो अमेरिकन प्रेशर में दब जाएगी? ऐसा होने वाला है नहीं। चीन के साथ बड़ी डील, और उस डील के बाद अचानक से रूस की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये बताना कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, और ये सैंक्शन अगर जारी रहा तो जो हम ऑयल खरीद रहे हैं उसमें 5% डिस्काउंट भी है, ये भी आप समझ लीजिए। और अमेरिका को हिंदुस्तान ने एक साफ साफ संकेत भी दे दिया, और वो संकेत ये है
कि अभी पिछले 2 दिनों से जो डिमांड जो जा रहा है वो 10% ज़्यादा हो गया। मतलब जितना ऑयल हम ले रहे थे अब और हमने संख्या बढ़ा दी है। ग्लोबल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत $80 से ऊपर जा रही है। कहने का मतलब ये है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। अगर आप अवेलेबल नहीं कराते हैं इंडिया के द्वारा, अगर इंटरनेशनल मार्केट में हम ऑयल उपलब्ध नहीं कराते हैं, अभी यूरोप वाले जो है वो भीख मांगेंगे कि उसके यहाँ जो ईंधन की जो कीमत है वो आसमान पे जाएगी, सारी सरकारें हिलेगी और अमेरिका का जो हाल होना है कि ये जो टैरिफ की वजह से महंगाई आने वाली है वो तो पूरी दुनिया देखेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।